नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक प्यारा सा सेशन लेके। तो जो भी बच्चे चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और जिनका जीके के अंदर थोड़ा बहुत रिवीजन नहीं हो पाया है, तो मैं आपके सामने बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि चंडीगढ़ पुलिस 2023 एग्ज़ाम के अंदर जीके का जो वेटेज है वो कितना है। तो हम यहाँ पर वही टॉपिक कवर करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। आलतू फालतू की कुछ भी बात यहाँ पे नहीं की जाती है। 2 क्लासेस इससे पहले मैंने कंप्लीट करवा दी है। यदि वो आपने नहीं देखी है तो इसी वर्ल्ड अवेयरनेस चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। और आज की बात करते तो आज हम पढ़ने वाले कौन सी क्लास नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए भाई जल्दी से हमारे साथ में। सेशन को आप स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये सेशन करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा और एग्जाम करने जब आप बैठोगे तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंशियल फील करोगे। क्योंकि जितनी बातें हम इन पूरी सीरीज के अंदर करेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है ये क्लासें आपकी रेगुलर वे में चलेगी। और लास्ट दिन जब आप सारी क्लासें देख कर यहाँ से जाएंगे और एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो आपको अलग सा ही फील होगा। क्योंकि आप देखो कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़े हैं, सीखे हैं, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमने कौन सा टारगेट रखा है। चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम 2023 का है। कंप्लीट जीके हम करेंगे 50/50 का। हमने क्या रखा है यहाँ पर मोटिव रखा है। टॉप एमसीक्यूज हम कवर करते हैं इसके अंदर, विद एक्सप्लेनेशन करते हैं। और 2 क्लासेस इससे पहले हम कर चुके हैं। आज है क्लास नंबर 3। और जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें याद से। क्योंकि जब जब जो एग्जाम बिल्कुल पास में होता है तो वही सीरीज हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कई बार बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अंदर मेंशन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नाम क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए पढ़ते हैं। आपसे पूछा है हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो रेखाओं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो काफी ऐसे देश है, काफी ऐसे कंट्री हैं जो आपस में सीमा बनाते हैं। और सीमा बनाते हैं तब उन सीमा रेखा का नाम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। यहां पर पूछा है हिंडनबर्ग, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। क्या हो जाएगा, जर्मनी और पोलैंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, याद आपको कुछ इस प्रकार करना है। हिंडनबर्ग में ग के ऊपर आपको रै दिख रहा होगा। हिंडनबर्ग में ग के ऊपर आपको रै दिख रहा होगा। और यहां पे बात करते हैं तो जर्मनी में आपको मैं के ऊपर सेम वही रै दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके इसको याद कर सकते हैं। जैसे हिंडनबर्ग में ग के ऊपर रै है, वैसे ही आप बात करते हैं जर्मनी के अंदर मैं के ऊपर रै है। लेकिन एक और सीमा रेखा होती है जिसको आप बोलते हैं जर्मनी, और ये तो जर्मनी पोलैंड की है। एक फ्रांस व जर्मनी की रेखा भी होती है। एक फ्रांस व जर्मनी के बीच की सीमा रेखा भी कई बार पूछी जाती है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच पूछे तो यहां पर फ्रांस एक व्यक्ति का नाम है और फ्रांस को काम क्या सौंपा गया कि भाई फ्रांस भाई एक काम कर, तू मनी ले। क्या ले, मनी ले। और क्या लेके आ, मैगी लेके आ। तो दोनों के बीच की सीमा रेखा को मैगिनोट रेखा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो फ्रांस एक व्यक्ति का नाम है, वैसे तो एक कंट्री या देश है, लेकिन यहां पर आपको पढ़ना है कि फ्रांस एक व्यक्ति का नाम है, उसको एक काम सौंपा गया कि भाई फ्रांस भाई तू मनी ले और क्या लेके आ, मैगी लेके आ। तो फ्रांस जर्मनी के बीच में है मैगिनोट रेखा। और बात करें जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी है, हिंडनबर्ग रेखा है। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेखाओं की। तो मैंने आपके सामने कुछ रेखाएं रखी है। अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में आती है। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आती है। यदि यहां पर एग्जाम में दिया मिले कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपको याद क्या करना है कि सर भारत और बांग्लादेश की रेखा भी कौन सी हो जाएगी, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। तो भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच की रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। याद इसको आप कैसे कर लेंगे कि सर देखिए हम ऐसे याद करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार युद्ध हुए हैं, लड़ाइयां हुई है, या हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खूनी लड़ाइयां बहुत ज्यादा हुई है। खून का रंग होता है लाल और यहाँ पे रेड का मतलब क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा है जीरो लाइन। कौन सी है, जीरो लाइन। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि बताइए ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। तो त्रि का मतलब होता है 3, यहाँ पर ट्राई लिखा है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है, वो कौन सा है, त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा की शेप कुछ इस प्रकार से बनती है।
लगभग जीरो के समान बनती है, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी रेखा है, जीरो लाइन हो जाएगी। उसके बाद में 38वीं डिग्री की बात करते हैं। 38वीं डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में है। अब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया आपस में कट्टर दुश्मन है, और आपस में कट्टर दुश्मन है तो क्या कह सकते हैं आप कि उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में 36 का आंकड़ा है, और 36 के आसपास में कौन सी रेखा है, 38 डिग्री है। इसको आप याद कर सकते हो। डुरन रेखा की बात करते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, एक्चुअली यहां पर लिखना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत नहीं कहेंगे आप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डुरन रेखा है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में, इसको आपको कैट करना है। 49वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करते हैं, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैग्नोट रेखा की बात करते हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो ये बातें हम सारी पढ़ चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद करना है। अच्छा, एक बात और नोट करना आपको, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा जरूर है, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर रहता है जॉनसन रेखा किसके बीच में है, जॉनसन रेखा किसके बीच में है, तो जॉनसन लाइन भी भारत और चाइना के बीच में स्थित है। ये भी आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम क्या है। कई बार बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि किस देश की पार्लियामेंट का नाम क्या है। अब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो जो सेंटर में रहकर पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है संस्था, उसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। अब जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में तो आप संसद ही बोलते हैं, पार्लियामेंट ही बोलते हैं, जिसमें लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, देश के राष्ट्रपति इसके अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के संसद के 3 अंग होते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही आपसे पूछता है कि कौन सी कंट्री की संसद का नाम क्या है। यहां पर पूछा है रशिया के बारे में, रूस की संसद कौन सी है, तो यहां पर आप मैच कीजिए कि रूस जैसा अपने को क्या दिख रहा है इसमें से, रूस जैसा सर अपने को ड्यूमा दिख रहा है। ड्यूमा देखिए, रूस के अंदर आप इस तरीके से रूल लिखते हो और ड्यूमा के अंदर आप यो भी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको आप कंपैरिजन कर सकते हो रूस को ड्यूमा से, तो क्या हो जाएगा, रूस की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा हो जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ और पार्लियामेंट की। भारत की पार्लियामेंट को तो आप संसद ही बोलते हैं। इजराइल की बात करें तो इसको अपन नेसेट बोलते हैं। जापान की बात करते हैं तो डाइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप एग्जाम के अंदर पूछता है। जापान के लोग काफी हेल्दी होते हैं, उनकी अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनकी जो लाइफ होती है वो सबसे अधिक होती है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोग होते हैं और काफ़ी उनकी लाइफ होती है, जीवन काल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हमेशा डाइट पर रहते हैं। अब जो व्यक्ति डाइट को फॉलो करेगा, ठीक टाइम पे खाएगा, ठीक टाइम पे सोएगा, ठीक टाइम पे काम करेगा, तो उनकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जापान के लोग ऐसा ही करते हैं, वो क्या रहते हैं, हमेशा डाइट के ऊपर रहते हैं। डाइट पर रहेगा तो उसका शरीर हेल्दी रहेगा, हेल्दी रहेगा तो उनका कार्यकाल, उनके जीवन काल जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट हो जाएगा। लीबिया आपको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मलेशिया पढ़ना है। मलेशिया की है दीवान निगारा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो मलेशिया आपको पढ़ना पड़ेगा, मलेशिया की कौन सी दीवान निगारा है, और दूसरा आपको कौन सा पड़ेगा, मालदीव आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मंगोलिया की बात करते हैं तो मंगोलिया की है खुरल। मंगोलिया क्या है, खुरल है, ठीक है। क्योंकि भैंस के खुर क्या होते हैं, भैंस के खुर गोल होते हैं, भैंस के खुर क्या होते हैं, गोल होते हैं। तो मंगोलिया और खुर किसके होते हैं, खुर होते हैं भैंस के या गाय के, वो कैसे होते हैं, गोलिया यानी कि गोल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना है। मिस्र की बात करते हैं, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पीपुल्स असेंबली है। मालदीव की बात करें, मजलिस है। तो आपको याद क्या करना है कि सर मालदीव जो कंट्री है, देश है, उसकी क्या है, मजलिस है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के अंदर क्या होता है कि नेपाल का जो राजा है उसने क्या कर दी, महापंचायत कर दी, तो राष्ट्रीय पंचायत किसका हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा। नॉर्वे की बात करते हैं तो ये आपको कम पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इराक भी आपको नहीं पढ़ना है। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, लेस इंपॉर्टेंट है। यूएसए आपको पढ़ना पड़ेगा। यूएसए की है कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट इसको बोलते हैं आप। तो यूएसए की पार्लियामेंट का नाम क्या है, कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में ये तीनों आप छोड़ सकते हो। पोलैंड की बात करते हैं तो पोलैंड की क्या है, सेजम है। पोलैंड की क्या है, सेजम है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है। रूस की आपने कवर कर ली, रूस की क्या है, ड्यूमा है। उसके बाद में बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी पार्लियामेंट है। दक्षिण अफ्रीका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इसकी कौन सी है, पार्लियामेंट होती है। स्पेन की क्या है, कार्टेस है। स्पेन की कार्टेस है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। स्पेन की कार्टेस है। चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस है। ताइवान आपको नहीं पढ़ना है। डेनमार्क की बात करते हैं तो फोल्क कटिंग होती है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। जर्मनी की आप पढ़ सकते हो, वुडस्टॉक या फिर इसको बुंडेस्टोट भी बोलते हैं। वुडस्टॉक पढ़नी है आपको जर्मनी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईरान की मजलिस है। एक्चुअली में ईरान और जो मालदीव है, ईरान और जो मालदीव है, इन दोनों क्या है, मजलिस है, साथ साथ आप पढ़ सकते हो। अफगानिस्तान की क्या है, सोरा है। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसके अंदर लिखा है क्या, गाना। अफगानिस्तान में लिखा है गाना, गाने यानी कि गाना, और गाना जब भी बजता है तो क्या होता है, शोर होता है। गाना जब भी बजेगा तो शोर होता है। ये तो मोस्ट और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर बहुत बार इसको रिपीट किया जाता है। तो अफगानिस्तान में आपको पढ़ना है गाना, और गाना जब बजता है तो शोर होता है। अफगानिस्तान की सोरा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की मैंने आपको बता दी पार्लियामेंट होती है। ब्रिटेन की भी पार्लियामेंट है, कनाडा की भी पार्लियामेंट है,
और बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट है, इनको आपको इकट्ठा याद करना है। बांग्लादेश की जातीय संसद हो जाएगी। बांग्लादेश में यहाँ पर क्या है, अंक की बिंदी है ऊपर, यहाँ पे क्या है, जातीय संसद, ठीक है। तो बांग्लादेश की हो जाएगी जातीय संसद। कनाडा की पढ़नी आपको पार्लियामेंट मैंने को बता दी। ब्राजील क्या है, कांग्रेस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको जो मैंने स्टार मार्क की है, जैसे भारत के अपने को पता है, इजराइल नेसेट है, जापान की आपको पढ़नी है। उसके बाद में आप पढ़ना चाहो तो मालदीव की पढ़ सकते हो, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत पढ़ सकते हो, यूएसए की कांग्रेस आपको पढ़नी है, बाकी छोड़ दो सारी। पोलैंड की आपको पढ़नी पड़ेगी, रूस की डूमा पढ़नी पड़ेगी आपको, चाइना पढ़ना पड़ेगा, स्पेन पढ़ना पड़ेगा, जर्मनी पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद में ईरान पढ़ना पड़ेगा, अफगानिस्तान तो भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में बांग्लादेश और कनाडा, या पढ़ लो, बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आपसे आसियान के बारे में पूछा है, आसियान इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है वो पूछा आपसे। ऑप्शन है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। और अगर आप आसियान की बात करते हैं तो आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करते हैं तो ऐसे अगर भारत की आप बात करें तो भारत एशिया के साउथ में पड़ता है, भारत एशिया के साउथ में पड़ता है। और इधर पड़ता है भारत की साइड में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, यानी कि पूर्व डायरेक्शन है। यहां पर बात की जा रही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशिया के साउथ ईस्ट में जो देश पड़ते हैं। अब भारत तो पड़ता है साउथ में, साउथ ईस्ट में ये कंट्री पड़ती है जो यहां पर आती है भारत के, तो वो कंट्री सभी शामिल होती हैं। इस आसियान के अंदर भारत शामिल नहीं होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इज द राइट आंसर। बाकी मलेशिया भी शामिल होता है, इंडोनेशिया भी शामिल होता है और सिंगापुर भी इसमें शामिल होता है। अगर बात करें आसियान की तो आपको फुल फॉर्म यहां पे दिख जाएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशिया के जो राष्ट्र है, एशिया के जो साउथ ईस्ट में पड़ते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं आप आसियान। क्या बोलते हैं, आसियान बोलते हैं। हिंदी में इसको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ कहा जाता है। आसियान का गठन की बात करते हैं तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा थाईलैंड के द्वारा, ये इसके अंदर बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 देशों के द्वारा इसका जो बात करते हैं संगठन की बात करते हैं तो इसको कब अस्तित्व में लाया गया, 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को 1967 को बैंकॉक के द्वारा, बैंकॉक के अंदर घोषणा की जाती है। थाईलैंड की राजधानी, सिंपल सी बात है। तो बैंकॉक के अंदर इसकी घोषणा की जाती है, किसकी, कि भाई एक आसियान बनेगा। कंट्री कितने थे उस टाइम पर, 5 कंट्री के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि क्या बनेगा, एक आसियान बनेगा जिसके अंदर साउथ ईस्ट के जो एशिया के नेशन है, देश है, वो इसमें शामिल होंगे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आसियान के सदस्य है कुल कितने हैं, 10 कंट्री मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना याद करना है, इसको स्टार मार्क कर लो। आसियान के अंदर बात करते हैं वर्तमान में कितने देश हैं, 10 देश है, ASEAN। तो आसियान की बात करते हैं तो इसमें लेटर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है। तो जब इसकी स्थापना होती है बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना होती है, तब उसके अंदर कुल कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे। तो आसियान में लेटर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है। लेकिन आज उस 5 के डबल हो चुके हैं, आज उस 5 के डबल हो चुके हैं, तो 5 दूनी 10 होता है। अब आपको इसको 2-2 पढ़ना है, तो आसियान के अंदर 5 लेटर है, आपको इसको डबल करना है। तो वर्तमान में कंट्री कितनी है, 10 सदस्य देश में शामिल होते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया में स्थित होने के कारण भारत को आसियान का सदस्य देश नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत दक्षिण पूर्व में नहीं पड़ता है। यदि भारत एशिया के दक्षिण पूर्व में पड़ता, स्थित होता, तो आसियान का सदस्य होता। लेकिन भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, इस कारण से इसको आसियान का सदस्य नहीं बनाया गया है, ठीक है। आसियान का बात करते हैं तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है हेडक्वार्टर से कि किस संस्था का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो वैसे ही आसियान की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, हाँ की जकार्ता पहली राजधानी थी। अभी बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, नुसंतारा है। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। 2021 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि जकार्ता लगातार पानी के अंदर डूब रही थी, इस कारण से चेंज करना पड़ा। तो पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, वर्तमान में क्या है, नुसंतारा है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है आसियान का, जकार्ता के अंदर पड़ता है। 23 जुलाई 1996 को भारत के साथ साथ रूस और चीन को भी आसियान का पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि वार्तालाप कर सकते हैं, इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, कुछ भी किसी मुद्दे पे बात करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सदस्य इसका नहीं है। आसियान की अध्यक्षता की बात करते हैं तो सदस्य देशों को बारी बारी से वर्णमाला के क्रमानुसार सौंपी जाती है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं कौन कौन से कंट्रीज में शामिल होते हैं, तो जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, इसके अंदर लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और उसके बाद बात करते हैं ब्रुनेई कंट्री है, इंडोनेशिया कंट्री है। तो ये तमाम तरह कंट्री आसियान
आसियान के अंदर शामिल होती है, ये आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? आपको मैं बता दूं कि सार्क को इसका एक अन्य नाम भी है, इसको आप दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। सार्क को आप दक्षेस के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सार्क को पॉइंट आउट करेगा और सार्क के बारे में पूछेगा आपसे। अगर सार्क यहां पर ना दिया हो तो आपसे दक्षेस के बारे में वो पूछता है। अब दक्षेस क्यों बोलते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो। एक बार जब आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा क्या है, दक्षिण एशियाई में ये है द, क्षेत्रीय में ये है छ, और सहयोग या फिर संघ के अंदर ये क्या है, स है। तो द छ स, इसको आप दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। अब इसका कौन सा कंट्री मेंबर नहीं आपसे पूछा है, तो बेसिकली बात करते हैं तो आप एक ट्रिक पढ़ते हैं, और ट्रिक हमारे पास में कौन सी है, हम एक ट्रिक पढ़ेंगे कि सिम्बा ने SIMBA सिम्बा ने क्या लूटा, सिम्बा ने PNB लूटा। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है एक बार आप देख लेते हैं। जैसे ये भारत हुआ, अब भारत के बारे में अपने को पता है कि भारत की यहाँ पर एक कंट्री पड़ता है पाकिस्तान के रूप में, यहाँ पर एक कंट्री अफगानिस्तान के रूप में, यहाँ पर एक कंट्री है नेपाल के रूप में, यहाँ पर है भूटान, इधर है बांग्लादेश, और बात करते हैं इधर है आपका श्रीलंका, इधर पड़ता है कंट्री मालदीव। तो भारत और भारत के आसपास वाली जो कंट्री है, पड़ोसी देश है, वो सारे सार्क का हिस्सा होते हैं। इसे इधर बन जाएगा अफगानिस्तान। तो यहाँ पर यहाँ से पढ़ते देखो, सिम्बा में एस से क्या बन जाएगा सर, एस से बन जाएगा श्रीलंका, एस से बन जाएगा श्रीलंका। उसके बाद में आई की बात करते हैं तो सर आई से बन जाएगा क्या, इंडिया बन जाएगा, आई से बन जाएगा इंडिया। एम की बात करें सर, एम से बन जाएगा सर मालदीव, एम से क्या बन जाएगा सर, मालदीव बन जाएगा। बी की बात करते हैं तो बी से हो जाएगा सर भूटान, बी से क्या कंट्री बनेगा, भूटान बन जाएगा। ए से बन जाएगा सर अफगानिस्तान, ए से क्या बनेगा, अफगानिस्तान कंट्री बन जाएगी। पी से बन जाएगा सर क्या, पी से सर कौन सा देश बनता है, पाकिस्तान बनता है, पी से पाकिस्तान बनता है। एन से बनता है सर नेपाल, एन से कौन सा कंट्री बनेगा, नेपाल बनेगा। और बी से क्या बन जाएगा, बांग्लादेश कंट्री बन जाएगा, बांग्लादेश। तो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा सर कि टोटल मिला के हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो सार्क के अंदर कितने देश है, टोटल 8 देश है। सार्क के अंदर कितने हैं, 8 है। यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान है, इंडिया खुद भारत है, उसके बाद में नेपाल है, भूटान है, ये बांग्लादेश है, इधर ये श्रीलंका है, और ये मालदीव है। तो 8 इसके कंट्री मेंबर हैं। आपसे वही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर बात करते हैं भारत भी शामिल होगा, पाकिस्तान भी शामिल होगा, नेपाल भी शामिल होगा, लेकिन भाई साहब कंबोडिया इसका हिस्सा नहीं होता है। कंबोडिया आसियान का मेंबर है, कंबोडिया आसियान का मेंबर है, लेकिन सार्क का मेंबर नहीं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में कुछ बातें पढ़ते हैं सार्क के बारे में। जैसे सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। अब देखो यहां पर क्या है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर को होती है, 1985 को होती है। तो इसकी कंट्री मेंबर कितने हैं, वो भी कितने हैं, 8 हो जाएंगे सर, ठीक है। वर्तमान में सार्क का मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू नेपाल के अंदर है, काठमांडू की राजधानी, सॉरी नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है। सार्क को यहां पर आप दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 है। इनके सदस्य देश है कौन कौन से, हमने पढ़ लिया, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान हो जाएंगे। सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, ये कब हुआ था, नई दिल्ली के अंदर। सर ये होता है अप्रैल 2007 में। ये कब होता है, अप्रैल 2007 में होता है। तो सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसमें क्या हुआ था, अफगानिस्तान को 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान में 8 मेंबर है, तो 8वां मेंबर कौन सा बनता है, सर 8वां मेंबर बनता है अफगानिस्तान। कब बनता है, ये 2007 में। 2007 में कौन सा सम्मेलन था, ये 14वां सम्मेलन था। और 14वां सम्मेलन था भाई साहब, तो ये कहाँ हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर फैसला किया गया था कि आज के बाद में अफगानिस्तान भी सार्क के अंदर शामिल होगा। इसके 9 पर्यवेक्षक देश है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय संघ की बात करते हैं। हालांकि यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुप है। जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। तो ये क्या है, इसके साथ में काम करते हैं, यह है पर्यवेक्षक देश कहा जाता है इनको। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। भाई साहब काफी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। यूनेस्को के बारे में पूछते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म बैठती है यूनेस्को की। आगे हम पढ़ेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस पेरिस के अंदर पड़ता है यूनेस्को का मुख्यालय। उसके बाद में बात करते हैं इसके बारे में, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप होता है, इनकी उसके द्वारा स्थापना की गई। एजुकेशन पे काम करता है, साइंटिफिक पे काम करता है और संस्कृति यानी कि कल्चर पे काम करता है। इसकी स्थापना 1945 में होती है। मुख्यालय कहाँ रहेगा इसका? पेरिस, फ्रांस के अंदर हो जाएगा। सदस्य देश के 195 हैं और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, हेड कौन है? आंद्रे अजोले क्या है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इसको आपको स्टार मार्क करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा नाटो के बारे में, क्योंकि करंट न्यूज है नाटो के बारे में। तो नाटो क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है नाटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नाटो की स्थापना इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है और नाटो क्या एक सेना का संगठन है। इसको आप सैन्य संगठन या फिर सैन्य गठबंधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 4 साल के बाद में 1949 के अंदर नाटो की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अंदर बात करते तो नाटो के संस्थापक सदस्य देश, यानी कि जब नाटो बनता है, जब नाटो की स्थापना होती है, तो उस टाइम पर इसमें कुल देशों की संख्या कितनी थी? 12 थी। उसके बाद में आज बात करते हैं, तो आज इसके अंदर 31 देश है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। परिषद नाटो का सर्वोच्च अंग है। नाटो का महासचिव की बात करते हैं, परिषद का अध्यक्ष होता है। ये लेस इंपॉर्टेंट, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि वर्तमान में नाटो के अंदर कुल मेंबर कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको आप आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए लास्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है काफी। ये लास्ट वाला पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। नाटो के सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितने हैं? तो इस बुक के अंदर तो बेसिकली बात करते हैं तो 31 नहीं 30 दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो नाटो है उसके अंदर 31 सदस्य देश है, क्योंकि 4 अप्रैल की बात करते हैं। 4 अप्रैल कौन सा सर? 4 अप्रैल नाटो के स्थापना दिवस पर। और 2023 की बात करें तो नाटो के अंदर 31वां मेंबर जुड़ता है, जिसका नाम कौन सा है? फिनलैंड है, ठीक है। तो रूस और फिनलैंड, इसकी सीमा रेखा कौन सी है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो रूस और फिनलैंड के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं मैन रहीम रेखा। तो मैन रहीम रेखा कई बार पूछता है एग्जाम के अंदर, किस किस के बीच में है? ये आपकी रूस और फिनलैंड के बीच में रेखा है, ठीक है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को 31वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल किया गया था, ये आपको याद करना है। उसके बाद में मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो मालगुडी डेज यहाँ पर के अब्बास है, आर के नारायण है, लक्ष्मण सेठ है, मुल्क राज आनंद है। तो यहाँ पर राइट आंसर आर के नारायण हो जाएगा मालगुडी डेज के। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो चंडीगढ़ पुलिस की, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, तो चंडीगढ़ पुलिस में एक क्वेश्चन बुक से पक्का पूछा जाएगा, किताब से पक्का पूछा जाएगा, ये बात आप लिखवा लो। तो कुछ किताबें हम आज पढ़ेंगे, कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे बात करते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय पुस्तकें, उनके लेखक कौन कौन है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? एक तो राज तरंगिणी पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कल्हण क्या है? इसके लेखक है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के बारे में यहाँ पर बात कर दी गई है। उसके बाद आपको शाहनामा पढ़नी पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी पढ़नी है, शाहनामा फिरदौसी की आपको पढ़ना पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती की, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अनहैप्पी इंडिया की बात करते हैं, लाला लाजपत राय की है ये, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करें तो ये आपको नहीं पढ़नी है, ये आपको नहीं पढ़नी है। इधर बात कर लेते हैं, इधर कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है? एक तो आपको पढ़ेंगे सनी डेज, किसकी है? सुनील गावस्कर की है। सनी बाई के नाम से जानते हैं सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर कौन है? सुनील गावस्कर है, इनकी सनी डेज है। संसद के 3 दशक की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी की है। उसके बाद में बात करें तो और इनमें से आपको कौन सी पढ़नी है और इनमें से आपको कौन सी भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आगे कुछ भारत के प्रमुख शोध संस्थान की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। शोध संस्थान के बारे में कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो खेती की बात हम कहाँ करते हैं? नई दिल्ली के अंदर बैठ के करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब 2020 के अंदर 3 कृषि कानून लाए गए थे, तब भी भारत हरियाणा है, राजस्थान है या फिर यूपी है, इसके जो किसान है, पंजाब है, इसके किसान जो है वो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जाकर बैठे थे, यानी कि दिल्ली के अंदर जाके उन्होंने धरना दिया था। तो किसान जाकर बैठे थे दिल्ली के अंदर, आपको पता है। अब दिल्ली में जाके बैठे हैं तो कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर बात करें गन्ने की, गन्ना कहाँ पर भैया? कोयम्बटूर के अंदर गन्ना है। तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू भी इंपॉर्टेंट है, राजमुंदरी के अंदर है। चीनी की बात करते हैं तो चीनी कहाँ पर है? कानपुर के अंदर है। डेयरी की बात करते हैं तो अपने सबको पता है कि हरियाणा करनाल के अंदर है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? औषधि के बारे में आपको पढ़ना है। औषधि कहाँ है? लखनऊ के अंदर है, ये आपको पढ़ना है। बाकी और बात करते हैं तो मौसम विज्ञान भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ने हैं, आलतू फालतू आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने का डाटा बहुत सारा होता है, सब हम नहीं पढ़ पाते हैं भाई, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं कि सर इसमें हम क्या पढ़ें, तो इसके अंदर आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? एक तो पढ़ देना परमाणु वाला, परमाणु वाला पढ़ देना। परमाणु कहाँ पर है? ट्राम्बे के अंदर है।
परमाणु हो जाएगा ट्राम्बे के अंदर। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोल कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है पेट्रोलियम संस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, याद करना है। उसके बाद बात करते हैं इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये पढ़ सकते हो, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है, पुणे के अंदर स्थित है। बाकी आपके लिए इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर आपको क्या कौन सा पढ़ना है, एक तो ये पढ़ना है कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पर है, ये भावनगर के अंदर है। उसके अलावा अगर बात करें आप कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI कहाँ पर है, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। बाकी आलू पढ़ देना, आलू शिमला मिर्च की बात करते हैं, इसकी सब्जी बनती है, तो आलू कहाँ पर है, शिमला के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। जो बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ने हैं, आलतू फालतू आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे। अगर बात करें वन की, अगर बात करें आप वन की, तो वन कहाँ पर है, वन भी कहाँ हो जाएंगे सर, देहरादून के अंदर स्थित हो जाएंगे। तो वन वाला आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। वन वाला कहाँ है, वन वाला हो जाएगा सर देहरादून के अंदर। उससे पहले आपने पढ़ा पेट्रोलियम वाला कहाँ पर है, ये भी देहरादून के अंदर है। तो वन और पेट्रोल, अब अपने को पता है कि पेट्रोल कहाँ से निकलता है सर, जमीन से निकलता है। मतलब कि कच्चा तेल की बात करते हैं तो जमीन से निकलता है, अर्थात वनों की खुदाई करके आप पेट्रोल को निकाल लेते हैं। और गले सड़े जो वन होते हैं, इनके जो नीचे धरती के अंदर जो अपने अवशेष होते हैं, उनको ही गले सड़े अवशेष होते हैं, तो उनकी प्रोसेस के बाद में ही कच्चा तेल बनता है, मिलता है। ठीक है, तो वन और पेट्रोल कहाँ मिलते हैं, देहरादून के अंदर मिलते हैं। और क्या पढ़ना आपको, इसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लेना। मौसम वेधशाला इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, प्लाज्मा ठीक है भाई। इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं। तो आप क्या पढ़ोगे, आपको पढ़ना है तो समुद्र विज्ञान वाला। समुद्र विज्ञान कहाँ पर है आपका, पणजी के अंदर है, गोवा के अंदर। समुद्र विज्ञान कहाँ पर है, पणजी गोवा के अंदर है। और उसके अलावा तो वनस्पति पढ़ लेना, लखनऊ के अंदर है। चीनी और वनस्पति कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। और इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर एक पढ़ना आपको मस्तिष्क वाला। मस्तिष्क गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। ये चावल पढ़ लेना, चावल कहाँ पर है, कटक के अंदर है। और चावल को जब आप चबाते हैं तो कट कट की आवाज आती है, तो चावल कहाँ पर है, कटक के अंदर है। ठीक है, ये पढ़ लेना, बस इतने पढ़ने आपको, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। आज का लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचा। अब 3 स्तर का ढांचा किसने दिया सर, बलवंत राय मेहता ने दिया था त्रिस्तरीय ढांचा। स्टार्टिंग में 1957 के अंदर बात करते हैं तो एक कमेटी बनती है, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता ये क्या बन गया, अपने 3 बन गए नाम। तो त्रिस्तरीय ढांचा किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत सबसे लो लेवल का ढांचा है, पंचायत समिति दूसरे नंबर का ढांचा है, जिला परिषद ये तीसरे नंबर का ढांचा होता है। इसको स्वीकार किया गया था। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। और ग्राम सभा की बात करते हैं तो गाँव के वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 प्लस है और जिनको वोटिंग राइट्स है, यानी कि वोट जो डाल सकते हैं, जिनके पास में वोटिंग राइट्स होता है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। आपको याद करना है। तो ग्राम सभा के लोग क्या करते हैं, ग्राम पंचायत को चुनते हैं। आपको पता है कि गांव के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच और पंच होते हैं। उनको कौन चुनाव करता है, उनका गांव के लोग वोट करते हैं। वोट कौन करते हैं, जिनकी उम्र 18 प्लस होती है और जो वोट करने के लिए सक्षम है, उनको आप ग्राम सभा बोलते हैं। तो ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायत के लोगों को चुनते हैं। अब पंचायत के सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, पढ़ना है कि एक पंचायत का मेंबर बनने के लिए, अर्थात पंच बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल तो भाई साहब होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की महीने में 1 बैठक आवश्यक होती है। ये तो खैर संविधान के प्रावधान है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी अलग अलग जो आपका पंचायती राज जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है, तो राज्य खुद उसके ऊपर कानून बनाता है। ये अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग होती है। ठीक है, ये सरपंच वगैरह वाली, तो ये पॉइंट आप यहाँ से डिसमिस कर सकते हो। अलग राज्य के अंदर अलग होती है। अगर पंचायती राज की बात करें तो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, अर्थात ये राज्य सूची का विषय होता है। ये भी आपको याद करना है। 73वां संशोधन 1992 में होता है और इसके माध्यम से संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पंचायतों की शक्तियों के बारे में है, जिसके अंदर कुल मिला के कितने विषय भैया, इसके अंदर कुल मिला के 29 यानी कि 29 विषय होते हैं, जिन पे कानून पंचायतें बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही है, इसको आप पढ़ लेना। हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि आगे क्लास को बढ़ा दिया जाए, एक क्लास की जगह हम 2 कर दें। जितनी बातें आज हमने पढ़ी है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, सिर्फ आपको यही पढ़ना है। आपके लिए यहाँ पे बात बन जाएगी, दिक्कत नहीं है एग्जाम के अंदर। तो कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहिए। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भैया याद से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से दबा ले, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तब उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना सीखें भैया। ठीक है, क्योंकि सबका भला होगा तभी तो
मतलब कि अगर बात करते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भला तो सबका होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।